हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस रुद्रमूर्ति और इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। यानी हमने विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत धारा के बारे में उस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था। उस वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, उससे आपको आगे बहुत इजी जाएगा समझने में। आज इस वीडियो का जो मकसद है, आज हम आपके सामने जो शेयर करने वाले हैं वो है ओम का नियम। तो पहली बात ओम के नियम के बारे में ये है, कुछ उसकी खासियत के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ओम के नियम को स्टडी करते हैं। पहली खासियत ये है कि धारा विद्युत में ओम का नियम एक मूलभूत नियम है। द ओम्स लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ इन ए करंट इलेक्ट्रिसिटी, द फर्स्ट फैक्ट। दूसरी बात, ओम का नियम हमें क्या बताता है? ओम का नियम हमें नंबर 1, ओम का नियम विभवांतर तथा धारा के बीच संबंध बताता है। दूसरा पॉइंट यह है, ओम का नियम केवल धातुओं पर ही लागू किया जा सकता है। धातुओं पर लागू किया जा सकता है, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता। अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो 2 पॉइंट है कि ओम के नियम का जो फीचर्स है वो क्या है कि ओम का नियम वोल्टेज, ये जो कंडक्टर एक्स वाई कंडक्टर पर मैंने बैटरी के थ्रू वोल्टेज क्रिएट किया, इस वोल्टेज के कारण यहाँ उच्च विभव बन गया और यहाँ निम्न विभव, और उच्च और निम्न विभव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। इस पूरे वायर में या उस पूरे चालक तार में, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, जिसकी लंबाई l है, उस पूरे अनुप्रस्थ काट में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया इस बैटरी के कारण। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर ये विद्युत क्षेत्र एक बल आरोपित करेगा। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर इस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे और इस चालक तार के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में फ्लो होंगे। तो जब किसी चालक जिसकी लंबाई l है, कैपिटल A मतलब उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, उसको हम किसी भी बैटरी के द्वारा या ऊर्जा के स्रोत के द्वारा इसके एक सिरे को धन और दूसरे सिरे को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इनके 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ का विभवांतर ज़्यादा, यहाँ का कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर लगता है। तो इस वायर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उन सभी पर यह फील्ड एक बल आरोपित करेगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इस चालक तार के अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं उस पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा ई की डायरेक्शन में। धारा की दिशा हम लोग जो लेते हैं परंपरागत रूप से, वो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा में लेते हैं, जबकि वास्तव में किसी भी चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? किसी चालक तार के अंदर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन हम लोग धारा की दिशा क्या लेते हैं? फील्ड की दिशा में लगने वाले, और फील्ड की दिशा में कौन है? ये पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपसे शेयर किया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किसी भी परिपथ, किसी भी चालक में धन आयन पर लगने वाले बल की दिशा से लिया जाता है, और धन आयन पर लगने वाला जो बल होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, जबकि ऋण या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि ओम्स लॉ की 2 बातें हैं। ओम का नियम विभवांतर तथा धारा के बीच में संबंध बताता है, यानी V और I के बीच में रिलेशन बताता है। जब किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, विद्युत वाहक बल, यहाँ पर बल शब्द का उपयोग किया गया, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो बैटरी है यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज ऐसे ड्रिफ्ट हो रहे हैं। यानी विद्युत वाहक बल का मतलब ये ऊर्जा का स्रोत है जो इस चालक के अंदर
जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर एक बल आरोपित करता है, जिसकी वजह से चालक तार में धारा का निर्माण होता है और धारा बहने लगती है। इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। तो ओम्स ने पता लगाया कि किसी भी चालक तार में आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के बीच में क्या रिलेशन है। ओम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली धारा तथा वोल्टेज या विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या संबंध है, और इसी संबंध को बोलते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं ओम्स के नियम का पहला पॉइंट यह है, यदि किसी चालक की भौतिक स्थितियों को ना बदला जाए। भौतिक स्थिति में क्या आता है? ताप, दाब, लंबाई, आयतन इत्यादि को ना बदला जाए, तो उस स्थिति में वोल्टेज या विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट का क्या कंडीशन है? अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं को, खासकर उस चालक के ताप को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, लेंथ को, एरिया को, वॉल्यूम को इत्यादि बहुत सारे पैरामीटर है, उसमें कोई भी बदलाव ना किया जाए, वो जैसा वैसी रखा जाए, तो उस स्थिति में उस चालक तार में बहने वाली धारा और उस चालक तार के दो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, और इसी संबंध को बोलते हैं ओम का नियम। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर डू नॉट चेंज, देन द रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज द ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या रिलेशन है? तो ओम्स ने पता लगाया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, उसके डेटा को कलेक्ट किया, तो उन्होंने पाया, क्या पाया देखिए, कि विभवांतर जो होता है, विभवांतर यानी किसी भी चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं पर, एक्स वाई बिंदुओं पर मैंने विभवांतर उत्पन्न किया बैटरी के द्वारा, इसको प्लस करके इसको माइनस करके, तो जैसे ही प्लस माइनस करूंगा एक उच्च विभव होगा और एक निम्न विभव, ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल, इसके थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में भागेंगे और पॉजिटिव चार्ज उसकी दिशा में भागेंगे, और धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लिया था। देखिए आई के डायरेक्शन को मैं प्लस क्यू के डायरेक्शन में लिया, लेकिन किसी भी चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन का जो धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होता है, वो तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। लेकिन परंपरागत रूप से हम जो धारा की दिशा लेते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा में लेते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ओम्स हमको बताता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए, तो उस स्थिति में वोल्टेज विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी विभवांतर और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर विभवांतर को V लिखूं और बहने वाली धारा को I लिखूं, तो इनके बीच में सीधा संबंध होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें I और V के बीच में, सॉरी V और I के बीच में, VI, तो ये इस टाइप का होगा, यानी ये सरल रेखा बता रहा है, ये सीधा मिलेगा। ज्यादा करंट, देखिए अधिक करंट फ्लो मतलब वोल्टेज अधिक है, और अधिक करंट और अधिक वोल्टेज, और अधिक करंट और अधिक वोल्टेज, तो ये इससे पता चलता है कि जितना अधिक करंट फ्लो हो रहा मतलब उतना ही ज्यादा उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो गया है। तो अधिक विभवांतर होने का मतलब अधिक धारा का बहना, कम विभवांतर का मतलब कम धारा प्रवाहित होना। विभवांतर बिल्कुल नहीं है इस पॉइंट पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर विभवांतर 0 तो धारा भी 0। जैसे जैसे करंट का धारा का मान यहाँ पर इतना है तो इस पॉइंट के यहाँ पर वोल्टेज इतना हुआ, और धारा का मान बढ़ाऊंगा इतना तो वोल्टेज इतना हो जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज, और करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा मतलब मैंने वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप कर दिया। तो जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे उसके संगत बहने वाली धारा का मान भी बढ़ता जाता है, और ये जो बढ़ता है एक समानुपातिक दर से बढ़ता है, एक अनुपातिक दर से बढ़ता है, ऐसा नहीं मनमाने तरीके से बढ़ता है। तो अगर V और I का डेटा लेकर ग्राफ खींचे तो हमेशा सीधा प्राप्त होता है। ये सीधा ग्राफ बताता है कि जो चालक तार है वो ओमिक कंडक्टर है। ये कौन सा कंडक्टर है? ओमिक चालक। तो ओमिक चालक वे चालक होते हैं जिनमें V और I के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो हमेशा स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा प्राप्त होता है। यह सरल रेखा यह बताता है कि ओम का नियम इन चालकों पर लागू हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ओम का नियम का स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि यदि किसी चालक की भौतिक स्थितियों में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना किया जाए तो उस स्थिति में वोल्टेज धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब चलिए यहां समानुपातिक संबंध को हटाने के लिए कांस्टेंट से गुणा करते हैं। ये है कांस्टेंट इनटू आई, और ये जो कांस्टेंट होता है स्टूडेंट ये V अपान आई, ये सॉरी कांस्टेंट है, ये V को नीचे डाल दिया। तो ये जो कांस्टेंट होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं प्रतिरोध, R प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस। तो ओम के नियम का मतलब क्या होता है? ओम के नियम का मतलब ये होता है, पहला स्टेटमेंट ये है, अगर किसी चालक की भौतिक व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव ना किया जाए तो उस स्थिति में वोल्टेज और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अधिक धारा अधिक वोल्टेज, कम धारा कम वोल्टेज, बिल्कुल धारा नहीं फ्लो हो रहा मतलब वोल्टेज 0 है। ठीक है, तो इस समानुपातिक संबंध को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये समानुपातिक संबंध हट गया। तो ये कांस्टेंट का मतलब हुआ V अपान आई। अब इसको समझिए क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी चालक तार की भौतिक स्थितियों में किसी प्रकार का बदलाव ना किया जाए तो उस स्थिति में वोल्टेज, ये आपका हो गया वोल्टेज अपान धारा का अनुपात हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं उस चालक का प्रतिरोध, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर ज्यादा करंट फ्लो हो गया इसका मतलब वोल्टेज ज्यादा है, इन दोनों को डिवाइड करिए तो एक कांस्टेंट आएगा। फिर आपने वोल्टेज बढ़ाया, फिर धारा का मान भी बढ़ा, फिर इसको डिवाइड करिए तो जो कांस्टेंट होगा वो उतना ही आएगा जितना पहले आया था, यानी ये कांस्टेंट बदलता नहीं है, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो ओम के नियम में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके आगे फिर मैं बताता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में XY पॉइंट इस चालक तार के सिरे हैं, इसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया, दूसरे को ऋण सिरे से जोड़ दिया। इस चालक तार की लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इज द कैपिटल A। तो उस कंडीशन में ओम का नियम ये बोलता है कि ओम का नियम धारा और वोल्टेज के बीच संबंध बताता है, ये केवल धातुओं पर लागू होता है। ओम के नियम का स्टेटमेंट है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए तो उस स्थिति में वोल्टेज धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी वोल्टेज बढ़ाओगे धारा बढ़ेगी, यानी अधिक धारा अधिक वोल्टेज, कम धारा कम वोल्टेज, धारा का मान 0 वोल्टेज 0। तो ये इसका मतलब है। अगर इनके बीच में ग्राफ खींचोगे तो ये सीधा मिलेगा, अधिक धारा अधिक वोल्टेज, और अधिक धारा अधिक वोल्टेज, बिल्कुल धारा प्रभावित नहीं हो रही मतलब वोल्टेज भी 0। तो ये ओम्स ने स्टैब्लिश किया धारा विद्युत में, और ये हमारे धारा विद्युत का एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उस समय चालक की भौतिक स्थितियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कमरे का तापमान, चालक का तापमान, चालक पर लगने वाला प्रेशर, उसकी लंबाई, आयतन, घनत्व इत्यादि को परिवर्तित ना किया जाए तो हमेशा V I के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। तो ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए उसको फिर से एक बार शॉर्ट में बताए थे कि मैंने बताया कि जो वोल्टेज, यानी इस कंडक्टर पर जो वोल्टेज अप्लाई किया है बैटरी के थ्रू, और इस चालक तार में बहने वाली धारा के बीच में ये संबंध होता है। ये ओम के नियम का स्टेटमेंट है। इसको अगर हम थोड़ा सरल करेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कांस्टेंट इनटू आई, और ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी
ये कांस्टेंट की वैल्यू होगी V अपान आई। ये I को नीचे डिवीजन में चला जाएगा ये, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं R, चालक का प्रतिरोध, चालक का रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया V अपान आई, और ये हो गया वोल्टेज अपान करंट। तो ओम के नियम का एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये, दोनों एक ही चीज है। क्या बता रहा है ओम का नियम? अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस समय वोल्टेज और करंट का अनुपात विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध, ठीक है। इसका मतलब यह होगा कि अगर मैंने विभवांतर थोड़ा बढ़ा दिया तो धारा भी बढ़ जाएगी। तो फिर इसको मैंने नोट किया तो R1 R मिला, तो जो भी किया, फिर उसके बाद मैंने वोल्टेज को फिर थोड़ा बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा, फिर वोल्टेज को V3 कर दिया, I3 हो गया। तो ओम का नियम यह बोलता है अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस स्थिति में इनका जो अनुपात होता है वोल्टेज और हमेशा कांस्टेंट R ही मिलेगा, यानी V1 अपान I1 बराबर R, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। V2 अपान I2 इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। और V3 अपान I3 ये भी कांस्टेंट रहेगा। और ये जो कांस्टेंट होता है उस चालक का एक विशेष गुण होता है जिसको बोलते हैं उस चालक का प्रतिरोध। यही ओम के नियम का सही मतलब है। ओम का नियम का मतलब स्टेटमेंट है, लेकिन इसका रियली प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? अगर किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और उस कांस्टेंट को उस चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। यह हमेशा उतना ही आएगा, वोल्टेज बढ़ा दो धारा बढ़ेगा, इसका अनुपात नापोगे R आएगा, फिर थोड़ा वोल्टेज आपने बढ़ाया धारा भी बढ़ गया, तब भी R ही आएगा, R आएगा, R आएगा, हमेशा R आएगा। इसी R को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए, कभी कभी ऐसा भी देता है, एक ही मतलब है, दोनों का मतलब क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I, ऐसा भी लिखते हैं, इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू V। जब हम वोल्टेज को धारा के साथ ऐसा लिखते हैं तो उस समय जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इनटू I, ये जो कांस्टेंट होगा ये होगा R I, और R बराबर V अपान I, और यहां पर हम प्लॉट करते हैं VI ग्राफ। ठीक है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है, सीधा मिलता है। ये सीधा लाइन मिल रहा है, इसका मतलब ओम का नियम सही है, यानी वो जो चालक है ओम के नियम का पालन कर रहा है। यानी वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो उसके संग जो धारा बह रही है तो उस समय इस चालक का जो प्रतिरोध कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। अच्छा, कभी कभी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, उल्टा भी लिखा रहता है कि बहने वाली धारा और वोल्टेज एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जब ऐसा लिखते हैं तो यहां पर जो कांस्टेंट होगा तो यहां के कांस्टेंट से ठीक उल्टा होगा, यानी I बराबर, यहां पर कांस्टेंट R था तो क्योंकि उल्टा लिखा हूं तो 1 अपान R कर दूंगा इंटू V। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि R बराबर हो जाएगा V अपान I। तो इसके R के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऐसा लिखना चाहोगे, अगर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे IV, तब भी क्या आएगा ऐसा। जब आप इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो V और I के बीच में, तो जो इसका जो इस सरल रेखा का ढाल है वो ढाल वो R के बराबर होता है। और जब आप I और V के बीच में, धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तब भी सीधा ही रेखा प्राप्त होगा, यानी ओम का नियम यहाँ भी सही मिलेगा आपको। उस समय इस सरल रेखा का ढाल, इस सरल रेखा का जो ढाल मिलता है, ढाल स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये 1 अपान R के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, परीक्षाओं में आ सकता है ये। तो मैं आपको क्या बताया, आपको ओम का नियम क्लियर हुआ? ओम का नियम क्या है? अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए तो उस स्थिति में बहने वाला धारा और वोल्टेज में अनुक्रमानुपातिक संबंध होता है, या वोल्टेज और धारा में, ये दोनों का मतलब एक ही है। चाहे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दोनों का मतलब एक ही है। अगर V और I के बीच में, यानी वोल्टेज को Y एक्सिस में और धारा को X एक्सिस में खींच कर, तब भी सीधा मिलेगा।
या इसको इस तरीके से लिख के अगर ऐसा बनाओगे तब भी आर की वैल्यू उतनी ही आ गई, तब भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन यहाँ जो ढाल होगा, पहले ढाल आर था, अब यहाँ ढाल क्या होगा, 1/r, उल्टा हो जाएगा, कांस्टेंट 1/r हो जाएगा। तो ये ओम के नियम का मतलब ये हुआ। तो ओम के नियम का मतलब केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि हमने ये याद कर लिया क्या कि बहने वाली वोल्टेज उसके धारा के अनुक्रमानुपाती होती है या धारा उसके ये तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसका रियल जो मीनिंग है ये है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक स्थिति में अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए तो वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। यानी अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे धारा बढ़ेगा, इन दोनों का अनुपात निकालो, आर आएगा। फिर वोल्टेज को बढ़ाइए, फिर आई, धारा का मान भी कुछ अलग आएगा, I2, फिर दोनों को डिवाइड करिए तब भी आर 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 आर। ये जो आर है, अगर आर हमेशा आ रहा है तब इसका मतलब है कि जो चालक तार है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ओमिक कंडक्टर या ओमिक चालक है, यानी वो ओम के नियम का पालन करता है। तो वे सभी चालक जिसमें ग्राफ सीधा मिलता है, यानी V और I के बीच या I और V के बीच में ग्राफ खींचा है, सीधा मिलता है ना, सीधा ग्राफ मिलता है ऐसा, I V या V और I किसी के बीच में ग्राफ ये सीधा मिलता है, तो इसको बोलते हैं ओमिक चालक। और जिसमें ग्राफ ऐसा नहीं मिलता आपको, जिसमें ग्राफ आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, जैसा कि यहां ग्राफ खींचिए आप V और I के बीच में या I और V के बीच में, जैसा भी ग्राफ खींचना है, अगर आपको ऐसा मिल रहा है या ऐसा मिल रहा है तो यह वो अनओमी चालक, यानी ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। इसका कहने का मतलब यह है कि इसका वोल्टेज और करंट का जो अनुपात अगर आपने यहां निकाला तो कोई जरूरी नहीं कि यहां निकालोगे वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज और धारा का मान अगर इस पॉइंट पे निकालोगे तो उतना ही नहीं आएगा जितना यहां पर आए। मतलब ये क्या हो गया, अनओमी चालक। जैसे अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओम के नियम का पालन करने का मतलब क्या है स्टूडेंट? ओम के नियम का पालन करने का मतलब सूत्र तो लगा सकते हो, V बराबर RI लगेगा, लेकिन अगर इस प्रकार के अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि पर अगर आप V वर्सेस I ग्राफ खींचोगे तो आपको सीधा नहीं मिलेगा, टेढ़ा मिल जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक स्थिति में वोल्टेज और धारा का मान का अनुपात कांस्टेंट नहीं होगा, अलग अलग आ जाएगा। यहाँ कुछ अलग, R का मान यहाँ कुछ अलग आ रहा है, फिर R का मान यहाँ कुछ अलग आएगा, यहाँ हर स्थिति में उस चालक का प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो उस प्रकार के चालकों को बोलते हैं अनओमी चालक। अनओमी चालक वे चालक होते हैं जो ओम के नियम या VI ग्राफ या IV ग्राफ को फॉलो नहीं करते हैं। और ओमी चालक क्या होते हैं? ओमी चालक वे चालक होते हैं जो वोल्टेज और धारा के बीच में या धारा या वोल्टेज में जो ग्राफ खींचा जाए तो हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उस सरल रेखा की ढाल उसके स्लोप को बताता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रतिरोध को परिभाषित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट? चलिए अब हम लोग प्रतिरोध जो चालक का एक विशेष गुण होता है उसको परिभाषित कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस कांस्टेंट को हटाना है तो कांस्टेंट से इस समानुपातिक संबंध को हटाने के लिए कांस्टेंट R से मल्टीप्लाई करते हो तो V, तो R बराबर हो गया V अपान I, और ये हो गया वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट। इनका अनुपात हमेशा R कांस्टेंट होता है हर स्थिति में। वोल्टेज बढ़ाओ करंट भी बढ़ेगा तब भी R आएगा, और बढ़ाओ और करंट भी बढ़ेगा तब भी R आएगा, यानी R का मान चेंज नहीं होगा। कब? अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया जाए तब, ठीक है। चलिए अब इसको परिभाषा डेफिनेशन दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है डायरेक्ट, छोटे मोटे एग्जाम्स में, CGPSC, IAS प्रीलिम्स या रेंजर जो भी एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखनी चाहिए। चलिए क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच, ये मान लीजिए X और Y, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, प्लस और माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर हाई पोटेंशियल यहाँ लो, ये करंट फ्लो होने लगा, और इसके बीच का जो विभवांतर है V है, ठीक है, इसके विभवांतर V है, बहने वाली धारा I है। तो R की परिभाषा क्या होगी?
आर का मतलब हुआ किसी भी चालक का 1 ओम का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर किसी चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में एक वोल्टेज, जैसे कि मैंने बताया 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, यानी यहां पर 1 वोल्ट यानी बैटरी के थ्रू 1 वोल्ट लगाया जाए, तो उस समय इस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो जाए, तो उस स्थिति में दोनों को डिवाइड करने से जो मान आएगा, 1 में 1 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 जो होगा ये ओम होगा। ओम, 1 ओम का मतलब होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। अगर किसी चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, तो उस स्थिति में उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस स्थिति में इन दोनों का जो रेशियो 1 में 1 को डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, और 1 को बोलेंगे, इसको एक नया नाम देते हैं, क्योंकि ओम्स ने इस धारा विद्युत के नियम को प्रतिपादित किया था, तो उसी को सम्मानित करने के लिए उसी के नाम पर ओम। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। तो नंबर 1 पॉइंट, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। इसको लिखते हैं ग्रीक लेटर ऐसा, ओमेगा से, ठीक है, पहला। दूसरा, 1 ओम का मतलब होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है, ओम से बड़ी इकाइयां अगर ली जाती है, बड़ी इकाइयां, जैसे ओम से बड़ी इकाइयां क्या क्या हो सकती है, देखिए, एक होगा 1 किलो ओम, इसको लिखेंगे 1 किलो ओम, किलो यानी 1000, तो इसका मान होगा 1000 को हम एक्सपोनेंट पे 10 पर 3 घात ओम लिखेंगे। 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, ये होगा 10 पर 6 ओम। अच्छा, ये हुआ। अगर छोटी का ये 1 मिली ओम, 1 मिली ओम, इसको लिखेंगे मिली, मतलब इसी को लिखेंगे लेकिन इस पर 10 पर ऋण 3 ओम लगाएंगे, यानी 1 बटा 1000 ओम, ऐसा है। 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो, मिली माइक्रो ये छोटी इकाई है, बहुत छोटी, यानी 1 ओम को 1000 टाइम्स डिवाइड करो, उसका 1 पार्ट लोगे तो बोलेंगे 1 मिली ओम। माइक्रो ओम, माइक्रो ओम का मतलब 10 पर, ये जो मेगा ओम है उसका उल्टा, 10 पर -6 ओम। तो स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ओम का नियम, ओम का नियम का स्टेटमेंट, ओम के नियम का मैथमेटिकल इक्वेशन V = RI या R = V/I, इसका मीनिंग बताया। ग्राफ कैसे खींचते हैं, ग्राफ बहुत आसान है, चाहे V और I के बीच में खींचिए, चाहे I और V के बीच में खींचिए, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन हमको बताता है, सरल रेखा जो बताता है कि वह चालक ओम के नियम का पालन कर रहा है। अगर सरल रेखा ना प्राप्त हो गई, टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त हो जाए, इसका मतलब वह चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। चलिए मैं कुछ आपको MCQ बताता हूं, जिससे आपको एग्जाम्स में जो MCQ आते हैं उसको करने में आपको हेल्प मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, मैं अब आपको 4 MCQ आपको देता हूं, या आप खुद बनाइए इसको। अभी मैंने जो पढ़ाया उसका एक प्रैक्टिस है ये, तो इस टाइप की चीज़ें मैं हर लेक्चर में आपको कुछ MCQ दूंगा, जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड रहेगा। इसको आप लोग बनाइए। अगर मान लीजिए अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है या अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, बड़े अच्छे से क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या है, MCQ नंबर 1, धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ओम का नियम केवल धातुओं पर लागू होता है, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था। तो यहाँ दिया 4 ऑप्शन, प्रोटॉनों के द्वारा, धातुओं में धारा का प्रवाह होता है प्रोटॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, धनात्मक व ऋणात्मक आयनों के द्वारा। इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपसे बन जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनता तो मुझे बताएंगे आप।
दूसरा क्या है, अब आपको ओम के नियम का इक्वेशन दे देगा शब्दों में, सही संबंध है, द करेक्ट रिलेशन इज, पहला दिया धारा बटा वोल्टेज, ये बराबर प्रतिरोध होगा, वोल्टेज में धारा को भाग दोगे तो प्रतिरोध होगा, या वोल्टेज का मतलब होता है धारा धन प्रतिरोध, और डी ऑप्शन दिया धारा बराबर वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं, आपको बन जाएगा। फिर देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, किसी चालक तार में बहने वाली धारा 0.2 एम्पियर है, यहां पर ए का मतलब एम्पियर, यहां ए एम लिख दूं नहीं तो एरिया समझ जाओगे, एम्पियर। किसी चालक तार में बहने वाली धारा 0.2 एम्पियर है तथा विभवांतर इसमें कितना लग रहा है 4 वोल्ट, तो उसका प्रतिरोध होगा। तो 4 ऑप्शन दिया, तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कौन सा फॉर्मूला है आपको मालूम है, ओम के नियम का फॉर्मूला क्या आपको मालूम है अच्छी तरह से, R बराबर V/I। उसके थ्रू आप निकाल के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तीसरा एमसीक्यू है, तीसरा एमसीक्यू। चौथा एमसीक्यू क्या है, इनमें से कौन सा ग्राफ ओम के नियम की पुष्टि करता है। यहां वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचा गया है, एक ग्राफ में ऐसा पैराबोलिक शेप में जा रहा है, इसमें इस टाइप का जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ ओम के नियम की पुष्टि करता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये बताना है। तो इन सभी को आप बनाइए, और नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा इसका वो होगा प्रतिरोध पर ही आधारित, कि प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक अकॉर्डिंग टू योर CGPSC मेंस एंड रेंजर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली पूरा आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं तक सीमित था। आज मैंने आपको केवल ओम्स का नियम बताया, ओम्स के नियम का स्टेटमेंट, उसका मीनिंग, ठीक है, और साथ ही साथ प्रतिरोध को परिभाषित किया है। एक ओम का मतलब क्या होता है और ओम की इकाई क्या होती है, छोटी इकाइयाँ और बड़ी इकाइयाँ, किलो ओम, मेगा ओम, मिली ओम एंड माइक्रो ओम, इसके बारे में बात किया। और मैंने 4 MCQ आपके लिए दिया प्रैक्टिस के लिए, आप इसको ट्राई करिए और उसके बाद अगले लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और साथ ही साथ आप लोग से एक अपील है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को है, साथ ही साथ अपने जैसे दोस्तों को इस वीडियो को उनको भी शेयर उनके साथ करिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज मिल सके। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे। बड़ा भी अच्छा सिलेबस है, बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप एक ही बारे में बना लोगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।